जय हिंद छात्रों। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि परागण क्या होता है। तो देखिए, हमने आपको पिछली क्लास में पुष्प की संरचना पूरी बताई है। उसमें नर भाग, मादा भाग, पुंकेसर, स्त्री केसर, इन सब के बारे में बताया है। तो आप वहाँ पे जाके, चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं परागण क्या होता है और परागण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, परागण की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है तो उसने हमने आपको बताया था कि ये जो पुष्प का ये वाला भाग होता है, इसे स्त्री केसर कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और इसका जो ऊपर ये दिख रहा है आपको, गोल ये संरचना दिख रही, ये कौन सा भाग है? ये वर्तिकाग्र। और ये जो भाग है इसे कहते हैं हम, इस पूरे भाग को, ये जो धागेनुमा संरचना दिख रही, इसको कहते हैं पुंकेसर या पुमंग भी बोला जाता। हमने बताया आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको ये संरचना दिख रही, इसे कहते हैं पराग कोश। और इसमें क्या होता, इसमें पराग कण भरे हुए रहते हैं। तो अब परागण होता क्या है? जब पराग कोश से पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या हुई डेफिनेशन? जब पराग कोश के कण या पराग कोश से कण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये परागण दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, एक परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या होता है? स्वपरागण का मतलब है कि यदि कोई पुष्प अपनी ही पौधे या अपने ही जैसे पुष्प पर जाकर अपने परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचा देता है तो इसको स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण में क्या है कि किसी दूसरे पौधे पर अपने परागण वह वर्तिकाग्र तक पहुंचा देता है तो इसको परपरागण कहेंगे। अब देखिए, इसके प्रकार हमने अभी आपको कितने बताए? दो। कौन कौन से? स्वपरागण और परपरागण। और परागण की डेफिनेशन हमने क्या बताई कि किसी पुष्प के पराग कोश से किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। ये कितने प्रकार से होता है परागण? दो प्रकार से। एक तो होता है आपका स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो यहाँ पे देखिए, जो स्वपरागण होता है वो कैसा होता है? आपको जो स्क्रीन पे ये फोटो दिख रही, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो पौधा है, पहले नंबर का जो पौधा है, उसमें जो परागण है वो उसके स्वयं के ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो वो क्या कहलाएगा? स्वपरागण। और जो दूसरे नंबर का पौधा है जो बगल में आपको दिख रहा इस फोटो में, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो दूसरे पुष्प के परागण हैं वो दूसरे पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर अपने परागण गिराता है। अब वो माध्यम कौन कौन से हो सकते? जैसे मान लो मधुमक्खी देखी, भौरा देखा, आपने देखा होगा। आपको ये तस्वीर दिख रही जो स्क्रीन पर, वो मधुमक्खी के क्या होते कि रोम होते,
उसके हाथ पैरों में, उसके शरीर पर क्या होते, रोम होते। तो जब वो उसका रस चूसने के लिए किसी पुष्प पर बैठती है, तो परागण क्या है कि उसके रोमों में चिपक जाते हैं, क्योंकि रोमों में चिपक जाने के कारण, और जब वो वापस से वर्तिकाग्र यहाँ मतलब टहलते हुए रस चूसते हुए वर्तिकाग्र में पहुंचती है, तो परपरागण भी हो जाता है। समझ रहे? ऐसे ही कितने प्रकार से परपरागण होता है? ये लगभग 5 प्रकार से परागण होता है। किस किस के द्वारा? ये विधियां कह सकते हैं, ये परागण की विधियां हैं। कौन कौन सी? कीट द्वारा, और वायु द्वारा, जल द्वारा, मनुष्य द्वारा, और जंतु द्वारा, या फिर पक्षी द्वारा, और पक्षी द्वारा। परागण कितनी विधियों से हो सकता है? कीट द्वारा। कीट का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने आपको बताया, मधुमक्खी हो गई, भौरा हो गया। वायु मतलब क्या है? वायु जैसे गेहूं गेहूं के खेत होते, वहां पे परागण कौन कराता? वायु के जो हवा के झोंके चलते, उससे क्या होता? परागण गिर के एक दूसरे के फूलों पर जाकर गिरते हैं। और ये क्या है? जल द्वारा, जल से भी परागण होता है। और ये क्या है? मनुष्य द्वारा, जैसे हम बगीचे में कहीं टहल रहे और ऐसे हाथ लहरे आके निकल गए फूलों के ऊपर, तो क्या होगा? हमारे हाथ में क्या टच हो गए? परागकण, और वो जाके दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर लग गए, जिससे कि जो है जनन प्रक्रिया होती है। यहाँ पे देखिए पक्षी द्वारा, कई पक्षी होते जो फूलों का रस चूसते फिर दूसरे फूलों पर बैठ जाते, जिससे कौन सा परागण होता है? पर परागण। अब आप इसकी एक बार डेफिनेशन और लिख लीजिएगा। इसकी क्या है? जब कोई पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, और नोट करते चलिएगा आप लोग, फालतू मत बैठिए, ये वीडियो देख रहा है, कि वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, इसे स्वपरागण कहते हैं। और पर परागण में क्या है कि जब किसी पुष्प के, जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर देखिए, जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक बार और हमको समझा दे रहा है कि परागण क्या होता है? किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? परागण कहलाती है। देखिए ये होगा आपके परागकोश, और इसमें क्या भरे हैं? परागकण। ये यहाँ से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो ये घटना क्या कहलाएगी? परागण कहलाएगी।
ये कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से, या स्वयं से या किसी दूसरे पुष्प का दूसरे पुष्प से। स्वपरागण में क्या है? जब कोई पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण में क्या है? जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जैसे मान लो अभी हमने आपको जो फोटो में दिखाया है कि 2 पौधे हैं अलग अलग, एक के परागकण दूसरे के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो इस घटना को पर परागण कहते हैं। ये कितने प्रकार से हो सकता है? कीटों द्वारा अर्थात मधुमक्खी और भौरे, और वायु मतलब क्या है? जब हवाएं चलती, जल द्वारा मतलब जो जलीय जो जल में होते अधिकांश। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते कि कमल में किसके द्वारा परागण होता है? आप इसको कमेंट में बताइए कि कमल में किसके द्वारा परागण होता है। तो देखिए यहाँ पे यह मनुष्य द्वारा, हम लोग जैसे बगीचे में टहलते हैं, हमने आपको बताया था कि अगर हम बगीचे में टहलते हैं तो लहरिया के हाथ निकल जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? परागण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और पक्षियों द्वारा, कई ऐसे पक्षी होते हैं जो फूलों का रस चूसते हैं, उससे भी परागण होता है। ठीक है। और आपको जो हमने अभी आपको क्वेश्चन पूछा है वो आप हमें कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। और इसमें जो कुछ समझ में ना आया हो वो हमें बता दीजिए, वो आपको कमेंट में रिप्लाई दे देंगे। तो फिर ठीक है, जय हिंद, जय भारत।